हेलो दोस्तों, दिन भर की सबसे बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां लेबनान की सीमा पर आखिर क्या कर रहे हैं भारतीय सैनिक, जहां गोलीबारी कर रही इजरायली सेना, आखिर क्या है पूरा मामला। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां इजरायली पीएम नेतन्याहू का अब हमास को लेकर सबसे बड़ी चेतावनी, हम टूटेंगे नहीं, हमास को तोड़ कर ही दम लेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां दिवाली छठ के मौके पर ट्रेन को लेकर सबसे बड़ी खबर, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, टिकट बुकिंग से पहले बस रखना होगा ये ध्यान। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ लेबनान की सीमा पर आखिर क्या कर रही है भारतीय सैनिक, जहाँ गोलीबारी कर रही इजरायली सेना, क्या है पूरा मामला बता दें। इजरायली सेना ने लेबनान से दागे गए रॉकेट के जवाब में भारी गोलीबारी की है। इजरायली सेना ने बताया कि रविवार शाम को लेबनान से 9 रॉकेट इजरायली क्षेत्र में दागे गए, जिसमें से प्रोटोकॉल के अनुसार 5 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। अब इजरायली सेना लेबनान में उन लॉन्च साइट को निशाना बना रही है जहां से ये रॉकेट फायर किए गए थे। इस बीच खबर है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में शामिल भारतीय सुरक्षा कर्मियों को इजरायल और लेबनान के बीच दक्षिणी सीमा पर तैनात किया गया है, जहां हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच मोर्टार और रॉकेट हमलों के कारण तनाव बढ़ गया है। लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में 8000 भारतीय सैनिक शामिल है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शांति सैनिकों को इजरायल और लेबनान के बीच सीमा पर देखा गया है। हालांकि उन्होंने प्रोटोकॉल के कारण अपने मिशन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ये तैनाती संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में योगदान देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, लेबनान में मौजूद भारतीय सैनिक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतिम बल यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान का हिस्सा है। यूनिफिल की स्थापना 19 मार्च 1978 के सुरक्षा परिषद के संकल्प 425 और 426 के अनुसार की गई थी। इसका उद्देश्य दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी की पुष्टि करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करना, क्षेत्र में अपने प्रभावी अधिकार की वापसी सुनिश्चित करने में लेबनान सरकार की सहायता करना था। 11 अगस्त 2006 के सुरक्षा परिषद ने यूनिफिल को दूसरी जिम्मेदारी भी सौंपी, जिसमें दोनों देशों में शत्रुता की समाप्ति की निगरानी करना, लेबनानी सेना की सहायता करना, नागरिक आबादी तक मानवीय पहुंच और विस्थापित व्यक्तियों की स्वैच्छिक और सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करने में मदद करना शामिल था। और यही कारण है कि आज भारतीय सेना भी लेबनान में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें जहां इजरायली पीएम नेतन्याहू की सबसे बड़ी चेतावनी, कहा हम टूटेंगे नहीं, हमास को तबाह करके ही दम लेंगे। जी हाँ, हमास से सीधी जंग और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से टक्कर के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास को तबाह कर देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के दौरान सरकार की ओर से बुलाई गई ये पहली आपातकालीन बैठक है। उन्होंने कहा कि हमास ने हम पर हमले किए और सोचा कि हम टूट जाएंगे, लेकिन हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम एक टीम के रूप में एकजुट होकर 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमारी एकता दुश्मन और दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देने वाली है। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने इस जंग के दौरान हमारे अद्भुत योद्धाओं को देखा है और जो अब फ्रंट लाइन में है और वे जानते हैं कि पूरा देश उनके पीछे है। हमारे योद्धा इस जंग की भयावहता को समझते हैं। वो हमारे दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी वक्त खतरनाक एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नेतन्याहू की इस बैठक के बाद इजरायली वायुसेना के चीफ ने कहा कि हमारे लड़ाकू विमान और ड्रोन गाजा पट्टी पर आक्रामक तरीके से हमला कर रहे हैं, ताकि दुश्मन की ओर से जमीन से किए जाने वाले संभावित हमले के खतरे को जितना जल्दी हो सके खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम अपने ऑपरेशन के लिए क्षेत्र तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बड़ी चेतावनी देते हुए क्लियर कह दिया है कि हम टूटेंगे नहीं, हमास को तोड़ करके ही दम लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की धमकी से हरकत में आया अमेरिका इजरायल को बचाने भूमध्य सागर में भेज दिया दूसरा सबसे बड़ा युद्ध पोत। जी हाँ, इजरायल हमास जंग का आज 10वां दिन है। इजरायली सेना ने कहा है कि वो बहुत जल्द गाजा शहर पर हमला करने जा रही है। इस बीच अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए भूमध्य सागर में दूसरा वॉरशिप भेज दिया है। यूएसएस आइजनहावर के नेतृत्व में कैरियर स्ट्राइक फोर्स 2 पश्चिम एशिया की ओर जा रहा है। ऐसा माना यह जा रहा है कि इसे संभवतः लाल सागर में तैनात किया जाएगा, क्योंकि यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के तहत कैरियर स्ट्राइक फोर्स 12 पहले से पूर्वी भूमध्य सागर की निगरानी कर रहा है। जी हाँ, पेंटागन ने बताया कि हिजबुल्लाह या ईरान को हमास से हाथ मिलाने से रोकने के लिए अमेरिका ने दूसरा युद्धपोत भेजने का फैसला किया है। दूसरा परमाणु संचालित युद्धपोत भेजकर अमेरिका
अमेरिका ने हमास आतंकवादी समूह के समर्थकों को एक मजबूत संदेश भेजा है और यह सुनिश्चित किया है कि संघर्ष गाजा से पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों तक न फैले। जी हाँ, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। जहाँ एनसीपी चीफ शरद पवार ने किया फलस्तीन का समर्थन, कहा इजराइल ने किया जबरन कब्जा। जी हाँ, मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में रविवार यानी 15 अक्टूबर को पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इजराइल और फलस्तीन के बीच हो रही जंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बैठक में फलस्तीन के प्रति अपना समर्थन दिखाया। उन्होंने कहा कि इजराइल फलस्तीन की जंग विश्व शांति के लिए खतरा है। वहाँ के जमीन और घर फलस्तीन के थे, इजराइल का उस पर कब्जा हो गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आगे कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका फलस्तीन की मदद करने की थी। भारत ने कभी किसी की मदद नहीं की है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इजराइल का समर्थन कर मूल स्वामियों का विरोध किया है। एनसीपी की भूमिका स्पष्ट है कि वो मूल मालिकों और मेहनत कशों के पक्ष में है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल हमास जंग को लेकर देश में भी खूब राजनीति हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने फलस्तीन का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला था। असम के सीएम और बीजेपी नेता हेमंत बिश्व शर्मा ने तो कांग्रेस पार्टी की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी। असम के सीएम ने हमास समर्थकों के साथ सख्ती से पेश आने की बात भी कही थी। हमास हमले के बाद इजराइल गाजा में हवाई हमला कर रहा है। इस बीच इजराइल ने उत्तरी गाजा के नागरिकों को दक्षिण की ओर जाने की चेतावनी जारी की ताकि वो जमीनी हमला कर सके। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा ज्यादातर फलस्तीनियों का हमास हमले से कोई लेना देना ही नहीं। जी हाँ, जो बाइडेन ने बयान देते हुए कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से अधिकांश फलस्तीनियों का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने फलस्तीनी नागरिकों और हमास के नेताओं के बीच अंतर बताते हुए ये बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि हमें इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ज्यादातर फलस्तीन के लोगों का हमास के भयावह हमलों से कोई लेना देना ही नहीं था। वे लोग इस हमले के परिणाम से पीड़ित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल उत्तरी गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां पर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, इजराइल पर कही बात, कहा जमीयत आज भी फलस्तीन के साथ खड़ी है। जी हाँ, मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद यानी AM समूह ने गाजा पर इजराइल के हमले की निंदा करते हुए संघर्ष को खत्म करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है और कहा कि संयुक्त राष्ट्र के फैसले के मुताबिक ही इजराइल फलस्तीन के मुद्दे का हल हो सकता है। हमास ने पिछले शनिवार को इजराइल पर हमला कर दिया था और इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इस लड़ाई में अब तक दोनों ओर से करीब 2600 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जमीयत ने यहाँ अपनी कार्य समिति की बैठक के बाद सभी न्याय प्रिय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। जमीयत के अध्यक्ष और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के संस्थापक सदस्य मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत फलस्तीन के संघर्ष की हमेशा से समर्थक रही है। मदनी ने दावा किया कि जमीयत आज भी फलस्तीन के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इजराइल कब्जा करने वाला एक देश है जिसने कुछ विश्व शक्तियों के समर्थन से फलस्तीन की भूमिका पर कब्जा कर रखा है। उनके समर्थन से वो अब इस जमीन से फलस्तीनी नागरिकों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां चीन के इलाके में आखिर क्यों घुसी रूसी सेना, दुश्मन की पनडुब्बियों को सूंघने का चलाया महाअभियान। बता दे, रूसी नौसेना ने चीन की तथाकथित सीमा में घुसकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े के जहाजों ने उस इलाके में एक बड़े समुद्री अभ्यास को अंजाम दिया है जिस पर चीन अपना दावा करता है। इस दौरान रूसी युद्धपोतों ने दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए एक बड़ा मिशन चलाया। रूसी नौसेना के लिए दक्षिण चीन सागर में किसी नौसैनिक मिशन को अंजाम देना दुर्लभ मामला है। अमेरिका के खिलाफ चीन और रशिया एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में रशिया कभी नहीं चाहेगा कि वो चीन को नाराज करने का जोखिम उठाए। चीन अमेरिकी और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को बेअसर करने में भी रूस की मदद कर रहा है। जी हाँ, रशिया की राज्य मीडिया एजेंसी तास ने बड़े बेड़े की प्रेस सेवा का हवाला देते हुए 13 अक्टूबर को बताया कि किरसी नौसेना के पनडुब्बी रोधी जहाजों एडमिरल ट्रिब्यूट्स और एडमिरल पेंटेलेव ने दक्षिण चीन सागर में एयर डिफेंस एक्सरसाइज की। इसके अलावा उन्होंने इसी इलाके में नकली दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने का अभ्यास भी किया था। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस अभ्यास से ठीक एक दिन पहले प्रशांत बेड़े के जहाजों पर सवार चालक दल ने फिलीपींस सागर को सफलता पूर्वक पार किया और दक्षिण चीन सागर में प्रवेश किया। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां आग उगलता हुआ रॉकेट, हवा में गरजते फाइटर जेट, समुद्र में जबरदस्त गश्त, इजराइल हमास युद्ध के बीच भारतीय सेना क्यों है वार के मोड में। आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध के बीच भारतीय सेना के युद्ध अभ्यास की तस्वीरें सबको चौंका रही है। जी हाँ, पूरी
हुई दुनिया को चौंका रही है। सेना के लड़ाकू विमान फुल स्पीड से हवा में उड़ते दिखाई दिए, मानो जैसे कोई युद्ध का मंजर हो। नौसेना के जवानों की समुद्र में गश्त लगाते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में जवान हथियारों से लैस हैं। पश्चिमी नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने रविवार को युद्ध की तैयारी की समीक्षा के लिए पश्चिमी बेड़े के युद्ध पोतों का दौरा किया। दोस्तों, गाजा पट्टी पर इजरायली सेना और हमास के आतंकियों के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजरायली सेना और फलस्तीन के बीच इस लड़ाई में, हमास के बीच इस लड़ाई में भारतीय सेनाओं का ये वार मोड देखकर पूरी दुनिया शक में आ चुकी है। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर हमास के हमले में मारी गई भारतीय मूल की 2 इजरायली सैनिक, अब तक 286 जवान और 51 पुलिस कर्मियों की मौत की बड़ी खबर। जी हां, हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजरायल के दक्षिणी इलाके में किए गए भयावह हमले में भारतीय मूल की कम से कम 2 इजरायली महिला सुरक्षा अधिकारी मारी गई है। आधिकारिक सूत्रों और समुदाय के लोगों ने रविवार को इसकी पुष्टि की। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि 7 अक्टूबर को हमास की ओर से किए गए हमले में अशदोद के होम फ्रंट कमांड की कमांडर 22 वर्षीय लेफ्टिनेंट और मोसेस तथा पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की सीमा पुलिस अधिकारी निरीक्षक किम डोकरर मारी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों महिला अधिकारियों की मौत संघर्ष के दौरान लड़ते हुई। सेना के अधिकारियों के मुताबिक युद्ध में अब तक सेना के 286 जवान और 51 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। समुदाय के कई सदस्यों ने पीटीआई भाषा को बताया है कि और भी पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि इजरायल मृतकों की पहचान की पुष्टि कर रहा है और लापता या संभवतः अपहत लोगों की तलाश कर रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां विदेश मंत्री जयशंकर जी 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे वियतनाम। गर्मजोशी से हुआ उनका स्वागत। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में रविवार को वियतनाम पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वो द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ और प्रोफाउंड करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। जयशंकर जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज वियतनाम पहुंचा हूं। प्रसिद्ध ट्वान गोक पेगोडा में गर्मजोशी से व्यक्तिगत स्वागत के लिए विदेश मंत्री बुई थान सोन को धन्यवाद। आज 18वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए उत्सुक हूं। हनोई पहुंचने के तुरंत बाद जयशंकर जी ने ऐतिहासिक ट्रान कवोक पैगोडा का दौरा किया। 6वीं शताब्दी में निर्मित ट्रान कवोक पैगोडा हनोई का सबसे पुराना बौद्ध मंदिर है। ऐतिहासिक मंदिर में जयशंकर का उनके वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन ने स्वागत किया। एक्स पर अपनी यात्रा की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए जयशंकर ने कहा कि हनोई में ऐतिहासिक ट्रान कवोक पैगोडा का दौरा किया। भारत और वियतनाम के बीच सदियों पुराने संबंधों का प्रतीक यहाँ का बोधि वृक्ष है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका ने भारत के तेजस को दिया तगड़ा वाला झटका। अर्जेंटीना को F-16 बेचने की दे डाली मंजूरी। आखिर अब क्या होगा बता दें। अमेरिकी विदेश विभाग ने अर्जेंटीना को डेनिश यानी डेनमार्क F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अर्जेंटीना वायुसेना के नए विमानों की दौड़ में अमेरिकी F-16 भी शामिल हो गया। इस रेस में भारत के तेजस पहले से ही शामिल था, लेकिन विमान में ब्रिटिश पुर्जों को लेकर बातचीत अटक गई थी। भारत ने अर्जेंटीना को भरोसा दिलाया था कि वो तेजस में लगे सभी 16 ब्रिटिश पुर्जों को बदल देगा। इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि अर्जेंटीना भारत से तेजस विमानों की खरीद सकता है। हालांकि अब F-16 की एंट्री से अर्जेंटीना को लड़ाकू विमान बेचने की होड़ और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। इससे पहले चाइना और पाकिस्तान ने भी अर्जेंटीना को अपने JF-17 लड़ाकू विमान का ऑफर दिया था, लेकिन ब्यूनस आयर्स ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया था। जी हां, अर्जेंटीना का रक्षा मंत्रालय अमेरिका और डेनमार्क की पेशकश का मूल्यांकन करेगा। चीन और भारत से भी अपने प्रस्ताव एक साथ देने की उम्मीद है। ला नेसियोन के अनुसार बीजिंग की पेशकश आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक है और कम प्रतिबंधों के साथ आती है। चीन ने कथित तौर पर अर्जेंटीना को 15 विमानों के एक बैच की पेशकश की, जिन्हें 2 बैचों में डिलीवर करने की संभावनाएं हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि यूक्रेन को मिलने वाला F-16 अर्जेंटीना को भी देगा अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि अर्जेंटीना की जमकर चापलूसी की गई है अमेरिका के द्वारा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां हमास लड़ाकों को आतंकवादी क्यों नहीं कहता है BBC विश्व मामलों के संपादक ने खुद दे दी इसकी बड़ी जानकारी। कर दिया बड़ा खुलासा। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमले के दौरान क्रूरता की सीमाओं का लांघ दिया। इन खूंखार आतंकवादियों के सामने जो आया वो मारा गया। हमास के लड़ाकों ने किसी को गोली मारी तो किसी का गला काट दिया। कई इजरायली नागरिकों तो उन्होंने जिंदा जला दिया। इन आतंकवादियों ने न उम्र का लिहाज किया और न ही लिंग का। हमास की बर्बरता को जिसने भी देखा वो अपने आंसू को रोक नहीं पाया। दुनिया के अधिकतर मीडिया संस्थान ने हमास को आतंकवादी संगठन माना और उनके हमलों को आतंकवादी घटना करार दिया, लेकिन BBC उन गिने चुने मीडिया हाउस में से एक था जिसने हमास के लड़ाकों को कभी भी आतंकवादी नहीं कहा। अब BBC के विश्व मामलों के संपादक जॉन सिम्पसन ने खुद बताया है कि आखिर BBC हमास के लड़ाकों को आतंकवादी क्यों नहीं कहता है। साथ ही
साथ इससे क्या घाटा हो सकता है आपको बता दें। जॉन सिम्पसन ने कहा कि सरकार के मंत्री, अखबार के स्तंभकार, आम लोग वे सभी पूछ रहे हैं कि बीबीसी ये क्यों नहीं कहता है कि दक्षिण इजराइल में भयानक अत्याचार करने वाले हमास के बंदूकधारी आतंकवादी हैं। इसका उत्तर बीबीसी के संस्थापक सिद्धांतों पर वापस जाता है। आतंकवाद एक भरा पूरा शब्द है जिसका प्रयोग लोग उस संगठन के बारे में बात करते हैं जिसे वे नैतिक रूप से अस्वीकार करते हैं। लोगों को ये बताना बीबीसी का काम नहीं है कि किसका समर्थन करे और किसकी निंदा करे, कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम नियमित रूप से बताते हैं कि ब्रिटिश और अन्य सरकारों ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में हमास की निंदा किया, लेकिन ये उनका काम है। हम मेहमानों के इंटरव्यू भी चलाते हैं और उन योगदानकर्ताओं का भी जिक्र करते हैं जो हमास को आतंकवादी बताते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं है किसी को आतंकवादी बताना। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या बीबीसी वाकई में कहीं ना कहीं किसी एक और झुका हुआ है या नहीं, जो भी आपको लगता हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पर अलग स्तर पर होगा युद्ध, पुतिन की अमेरिका को खुली चेतावनी। क्या इजराइल हमास वार के बीच नई जंग की है आहट? दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा कि अमेरिका को रशिया और चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने का सुझाव देना बकवास है। हालांकि साथ ही उन्होंने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि रशिया के खिलाफ कोई भी युद्ध यूक्रेन में संघर्ष से बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा नियुक्त एक द्विदलीय पैनल ने गुरुवार को कहा था कि वॉशिंगटन को अपनी पारंपरिक ताकतों का विस्तार करके गठबंधनों को मजबूत करके और अपने परमाणु हथियार आधुनिकीकरण कार्यक्रम को बढ़ाकर मॉस्को और बीजिंग के साथ संभावित एक साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति ने इसी सुझाव को बकवास करार दिया। अमेरिका के साथ अलग स्तर के युद्ध की चेतावनी देने के चलते सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल हमास जंग के बीच क्या नया वार फ्रंट खुल गया है। पुतिन जो कि इस सप्ताह चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का औकस सुरक्षा गठबंधन बनाकर बीजिंग के साथ तनाव बढ़ा दिया है और रशिया और चाइना कोई सैन्य गठबंधन नहीं बना रहे हैं। पुतिन ने रविवार को एक क्लिप में कहा कि रशिया और अमेरिका के बीच युद्ध के विचार सही नहीं थे, लेकिन अगर लोग ऐसे विचारों को सार्वजनिक कर रहे हैं तो वे चिंता का कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ माना यह जा रहा है कि इजराइल हमास वार के बीच पुतिन अमेरिका की भी कहीं ना कहीं झड़प की बात हो सकती है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां गाजा से 10 लाख लोगों को भागना इजराइल को भारी ना पड़ जाए, अमेरिका और चीन से गंभीर संकेत। जी हां, गाजा में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को इजराइल ने दक्षिणी इलाकों में चले जाने का आदेश दिया है। इसको लेकर रविवार को इजराइल ने 3 घंटे की डेडलाइन दी थी कि गाजा के लोग ये इलाका खाली कर दें। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेनाएं अब आदेश मिलने के इंतजार में है और फिर गाजा पट्टी पर बहुत बड़ा अटैक होने की आशंका है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भले ही गाजा को खाली कराने के कदम को जरूरी बताया हो, मगर उनका ये फैसला भारी भी पड़ सकता है अमेरिका और चीन से, तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें चंद्रयान 3 को लेकर क्या चाहते थे अमेरिकी एक्सपर्ट इसरो चीफ सोमनाथ ने कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, अमेरिका ने भेजे थे अपने जटिल रॉकेट मिशन के विशेषज्ञ सपने देखना सबसे शक्तिशाली उपकरण। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने रविवार को कहा है कि अमेरिका में जटिल रॉकेट मिशन में शामिल विशेषज्ञों ने जब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को विकसित करने की गतिविधियों को देखा तो वे चाहते थे कि भारत उनसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी साझा करे। उन्होंने यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वक्त बदल गया है और भारत बेहतरीन उपकरण और रॉकेट बनाने में सक्षम है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला है। सोमनाथ रविवार को दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की 92वीं जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, जिस वक्त उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। अगली खबर की बात करें जहां विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर जताई चिंता, आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लेकर दिया बड़ा बयान। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक मजबूत कोटा आधारित और पर्याप्त रूप से संसाधन युक्त आईएमएफ की वकालत की। उन्होंने कहा कि वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्र और जलवायु कार्रवाई के मद्देनजर ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोटा की 16वीं सामान्य समीक्षा से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अधिक हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है। आईएमएफ के प्रस्ताव के अनुसार 16वीं जीआरक्यू 15 दिसंबर 2023 तक पूरी होनी चाहिए। कोटा हिस्सेदारी में किसी भी समायोजन के चलते उभरते देशों के वोटिंग अधिकारों में वृद्धि होने की उम्मीद है। मोरक्को के माराकेश में नीतिगत चुनौतियों पर संवाद विषय पर आईएमएफ संचालक मंडल की बैठक में सीतारमण ने वैश्विक वृद्धि में मंदी के संबंध में चिंता व्यक्त की। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका, 4 बार के विधायक ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4 लिस्ट जारी कर 136 उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारा है। कांग्रेस ने भी रविवार को 144 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। सूबे में 17 नवंबर को
विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में एमपी के चंबल क्षेत्र में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। 4 बार भाजपा के विधायक रहे रसाल सिंह ने पार्टी का इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा कांग्रेस में नाराज नेताओं ने दल बदल का सिलसिला जारी है। प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल सीट लाहौर में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को हराने के लिए भाजपा प्रत्याशी अम्बरीश शर्मा के समर्थन में खुद मुख्यमंत्री मैदान में नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस बीच टिकट कटने से नाराज भाजपा के पूर्व विधायक रसाल सिंह ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत की जीत पर मोहब्बत की दुकान में एक भी शब्द नहीं। सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर ले ली चुटकी। जी हां, शनिवार को विश्व कप के मैच में पाकिस्तान और भारत की भिड़ंत हुई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू होने लगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में भारत की जीत के लिए एक भी शब्द नहीं है। शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि भारत ने विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तान को हरा दिया। पूरा देश खुशी से झूम उठा और जीत का जश्न मनाया, लेकिन मोहब्बत की दुकान से एक शब्द भी नहीं निकला। बता दें कि मोहब्बत की दुकान स्पष्ट रूप से राहुल गांधी अपने भाषणों में इस शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं। जी हाँ, अब इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन मोदी है तो हर चीज जो मुमकिन है जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां दिवाली छठ के मौके पर चलेगी कई स्पेशल ट्रेनें। टिकट बुकिंग से पहले इनका रखे ध्यान। दरअसल देश में इस वक्त फेस्टिवल सीजन चल रहा है। वहीं आने वाले दिनों में कई त्योहार भी आएंगे, जिसको लेकर लोग अपने घर जाने की भी तैयारी करते हैं। लोग जब त्योहारों के मौके पर अपने घरों की तरफ जाते हैं तो उन्हें ट्रेन सबसे सरल और सुगम साधन लगता है। ट्रेन में आसानी से लंबी दूरी की यात्रा तय की जा सकती है। ऐसे में लोग अभी से घर जाने के लिए अपनी ट्रेन की टिकट भी बुक करने लगे हैं, ताकि त्योहारों के टाइम में वेटिंग से बचा जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से भी कुछ कदम उठाए गए हैं। लोग ट्रेनों के जरिए कम दूरी और लंबी दूरी का अपना सफर तय करते हैं। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से भी कई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की जाती है। अब दिवाली और छठ के मौके पर भी रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। ट्रेनों में वेटिंग से बचने के लिए लोग इन स्पेशल ट्रेनों में भी अपने बुकिंग कर सकते हैं। स्पेशल ट्रेन कौन कौन से हैं दोस्तों, उन 6 ट्रेन के नाम हमने स्क्रीन पर दे दिया है आपको, आप देख सकते हैं। ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ